Yes, good afternoon, guys. See, today we continue with chapter 3 in CC, SPCC, इंटरडिपार्टमेंटल एंड एम्प्लॉय रिलेटेड करस्पॉन्डेंस. ठीक है, कल हमने ये देखा था कि इंटर डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डेंस होना, मतलब कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के साथ भी टाइम टू टाइम हमें करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है. और कल हमने नोटिस और सर्क्यूलर के बारे में स्टडी किया था. ठीक है, सर्क्यूलर सबसे पहले था नोटिस. ठीक है, नोटिस एक लीगल टर्म हो जाता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं उसके लिए हम लोग नोटिस वर्ड यूज़ करते हैं. और सर्क्यूलर जनरली जब हमको बहुत सारे लोगों को एक जैसी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उनके साथ करस्पॉन्डेंस करना होता है, तब हम सर्क्यूलर वर्ड रीड करते हैं, यूज़ करते हैं. सॉरी, देखो आज के लेटर्स में सबसे पहले शो कॉज नोटिस. Harshil Patel, an employee of the CN Chemicals Limited, remained absent from duty for 3 consecutive days without taking permission of the officer. तो हर्षिल पटेल नाम का बंदा जो हमारे यहाँ पे हमारी केमिकल लिमिटेड है, CN केमिकल लिमिटेड नाम है, और वहाँ पे काम करता है, लगातार 3 दिनों से छुट्टी पर है और बिना कोई परमिशन के. ड्राफ्ट अ शो कॉज नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ CN केमिकल्स लिमिटेड. तो ड्राफ्ट मतलब टाइप करना, लिखना, बनाना, उसे ड्राफ्ट कहा जाता है. तो CN केमिकल्स लिमिटेड के बेसिस पे एक आप नोटिस लिख रहे हो हर्षिल पटेल को, ठीक है, कि आप बिना परमिशन के आप एब्सेंट हो, उसे नोटिस दिया जा रहा है, एक तरह से वार्न किया जा रहा है. CN केमिकल्स लिमिटेड, ऊपर हमेशा ऊपर उसका नाम आता है जिसके बेसिस पे लिखा जाता है. ठीक है, पहले उसका नाम आता है, फिर फ़ोन नंबर, ईमेल लेफ्ट हैंड साइड, पूरा एड्रेस GIDC फेज़ 2 दाहेज तालुका वागर डिस्ट्रिक्ट भरूच, फिर डेट आ जाएगा, और उसके बाद सामने जिसका जो नाम और एड्रेस है, हम श्री हर्षिल पटेल पैकिंग डिवीज़न के अंदर है वो, और CN केमिकल्स लिमिटेड के अंदर ही काम कर रहे हैं. हर्षिल पटेल डिपार्टमेंट जो है वो पैकिंग डिवीज़न है, और हमारे यहाँ पे ही काम कर रहे हैं, दाहेज तालुका वागर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भरूच. सब्जेक्ट जो है सीकिंग क्लैरिफिकेशन फॉर रिमेनिंग एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट टेकिंग परमिशन. तो हम जो नोटिस उनको भेज रहे हैं, हमको उनका क्लैरिफिकेशन चाहिए कि आप बिना पूछे, आपने एक तो छुट्टी की है, उसका क्लैरिफिकेशन दो कि आप लगातार 3 दिन से छुट्टी पर हो और आपने बिना कोई परमिशन के छुट्टी पर हो, उसका क्लैरिफिकेशन हमको चाहिए. सर, you remained absent continuously for 3 days from 10th August 2017 to 12th August 2017 without taking permission of the officer of your department. तो सामने, क्योंकि एक तरह से ये फॉर्मेलिटी वाला लेटर हो गया, भले एक तरह से CN केमिकल्स मतलब बॉस की तरफ से एक तरह से एम्प्लॉय को लिखा जा रहा है, लेकिन आपको सर करके ये बात करना है कि आप पिछले 3 दिन से लगातार एब्सेंट हो बिना कोई जानकारी के, इस डेट से इस डेट तक. Kindly take note that if the cause of your absence is not shown within 7 days, your absence will be treated as violation of service rules and your salary for those days will be deducted for remaining absent from duty without taking permission. तो अगले 7 दिनों में आपका कॉज पता चल जाना चाहिए, आपका रीज़न पता चल जाना चाहिए छुट्टी का, कि आपने क्यों छुट्टी की. और अगले 7 दिनों में अगर आपका रीज़न पता नहीं चलता, इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट किया है, ब्रेक किया है, और जो छुट्टी आपने 3 दिन की ली है उसका पैसा भी कटेगा. इफ़ दिस हैपन्स इन फ्यूचर, और आगे के लिए भी वार्न कर दिया जाता है, if this happens in future it will be treated as violation of discipline and would result into a break of service and you shall have to lose the benefits of an permanent employee. जबकि आप परमानेंट एम्प्लॉय भी हो, लेकिन अगली बार अगर ऐसा हुआ तो फिर ये माना जाएगा कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप डिसिप्लिन को वायलेट कर रहे हो, मतलब ब्रेक कर रहे हो, और आपको आपकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपकी नौकरी में एक ब्रेक आ जाएगा, आपकी जॉब में एक, आपकी सर्विस में एक ब्रेक आ जाएगा, और आपको ये जो बेनिफिट मिल रहा है, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय का बेनिफिट अलग होता है, जो टेम्प्रेरी होते हैं उनको अलग होता है, उनका पे स्केल भी अलग होता है. तो आप जो परमानेंट एम्प्लॉय हो वहाँ से भी आपको निकाल दिया जाएगा करके. देन नोटिस रिगार्डिंग वॉलंटरी रेजिग्नेशन. ठीक है, इसको VRS बोलते हैं. वॉलंटरी रेजिग्नेशन का मतलब होता है अपनी मर्ज़ी से हम रिज़ाइन कर देते हैं, उसे वॉलंटरी रेजिग्नेशन कहते हैं. बहुत सारे लोग आजकल VRS कोई पनिशमेंट नहीं होता है, खुद रिज़ाइन करना, और खुद रिज़ाइन तंग होके ही किया जाता है ऐसा नहीं है.
ज़्यादातर आजकल क्या होता है, जब आपका रिटायरमेंट आने वाला होता है आजकल, जैसे 58-60 की एज में आजकल रिटायरमेंट होता है, तो जो लोग भी पहले गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ वगैरह में या कॉरपोरेशंस में, जैसे केपीटी वगैरह है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं 4-5 साल पहले वीआरएस ले लेते हैं, और वीआरएस में कहीं ना कहीं उनको रिटायरमेंट के टाइम पे जितना पैसा मिलने वाला था ना, उससे ज़्यादा पैसा मिलता है। तो आप बोलोगे सर फिर तो वीआरएस लेना चाहिए, ठीक है, फिर तो, और तुम ये सोचो कि जल्दी एक तो छोड़ रहे हैं काम, 3-4 साल पहले छोड़ रहे हैं, उसको वीआरएस बोलते हैं, और पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है, क्या लॉजिक हुआ? तो भैया प्रोविडेंट फंड तो और 3-4 साल में और भी ज़्यादा हो जाता ना, तो उल्टा मैंने क्या बोला, अभी ज़्यादा मिल रहा है, जब तुम्हारा रिटायरमेंट एज होता उससे ज़्यादा भी मिल रहा है। क्या? तो उससे इसको क्या, इसने ये जो बीच में बोल दिया ना कि दूसरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन उसका इसके साथ कनेक्शन नहीं, बाकी इसने राइट एक्सप्लेन किया सिर्फ कि अगर हम वीआरएस ले लेते हैं, हम जल्दी छोड़ देते हैं, हम 4 साल जल्दी छोड़ते हैं, मतलब 48 महीने, तो 48 महीने का सामने वाली फर्म का सैलरी बचा, हमारा बचा, बराबर। हाँ चलो हमारी जगह खाली होगी तो किसी और को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन उसका और हमारे रिटायरमेंट के अमाउंट का कोई कनेक्शन नहीं। कनेक्शन हमारा और फर्म के बीच में क्या हुआ कि भाई हम जल्दी नौकरी छोड़ रहे हैं तो उतना पैसा उनका 4 साल का बचा, समझ में आया? उतना 4 साल का पैसा बचा, बोनस देते हैं या दूसरे अलाउंस जो भी आपको मिलते हैं वो सब उनका बच गया। तो कंपैरेटिवली जिस समय आप अगर जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हो, वॉलंटरी रेजिग्नेशन देते हो, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि आपको कंपैरेटिवली पैसा, लेकिन उतना ज़्यादा भी शायद नहीं होता होगा कि भाई वो 4 सालों में जितना बच रहा है उससे थोड़ा कम होगा। हाँ, आप जो कैलकुलेट करके बैठ रहे होगे कि अभी 55 की एज में मैं रिटायर हो रहा हूँ, 3 साल और बाकी है, तो 55 की एज में जितना पैसा मिलने वाला है उतना तो मिलेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं मिलेगा कि वो 3 साल में एक्चुअली अगर आपने काम किया होता। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 55 की एज पे 50 लाख रुपया मिल रहा है रिटायरमेंट पे, और 58 पे आपको सपोज कर लो कि मिलता 60 लाख रुपया, मतलब 3 साल में और 10 लाख रुपया आप कमा लेते। तो आपने वीआरएस लिया ना, तो 50 भी नहीं 60 भी नहीं, शायद बीच का पैसा मिलेगा। हाँ, अगले 3 साल आप काम करते तो शायद आपको 60 मिलता, और आप नहीं कर रहे हो तो भी आपको वो 60 अगर दे दिया तो फिर मतलब क्या हुआ, ठीक है, उससे तो कम ही देंगे, ठीक है। 3 साल भैया देखो, 3 साल की मेहनत बच गई, बराबर, उनका 3 साल का पैसा बच गया, लेकिन फिर मैं वीआरएस क्यों लूँ? क्योंकि मैं लेना थोड़ी चाहता हूँ वैसे, फिर तो मैं काम कर लूँ, 10 लाख रुपया और निकल जाएगा वैसे भी, ठीक है। लेकिन अगर आप वीआरएस लेते हो तो आपको जितना अभी मिल रहा है, अभी अगर अभी के हिसाब से, अभी का हिसाब किताब जो भी करो तो आपको 50 मिल रहा है, लेकिन 3 साल बाद आपको 60 मिल रहा है, लेकिन आप सामने से बोलते हो चलो मैं अभी छोड़ता हूँ, तो आपको 50 से तो ज़्यादा मिलेगा, नहीं तो आप क्यों छोड़ोगे भाई? फिर तो आप बोलोगे ना 3 साल काम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और आपको वो अभी वीआरएस लेने पर 60 दे देते हैं, तो बोलेंगे ना वीआरएस तुमको क्यों दे, काम कर, पैसा भी दें, पूरा पैसा दें जो 3 साल के बाद मिलने वाला है, और काम से भी तुमको मुक्त कर दें। ऐसा नहीं होगा। ये सिस्टम मैंने पूछा नहीं है, लेकिन लॉजिकली डिस्कस करने जाओ तो यही हो, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए करके। हाँ, इतना कंफर्म है, मैंने सुना है कि वीआरएस के टाइम पे कंपैरेटिवली पैसा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपने नौकरी को छोड़ दिया करके। जगदीश भावसार, कौन, कजिन वजिन रिलेटिव, अच्छा, मशीन सुपरवाइज़र, श्याम इंडस्ट्रीज, नरोरा, अहमदाबाद, मोबाइल नंबर, डेट, द मैनेजर, श्याम इंडस्ट्रीज, नरोरा, अहमदाबाद। सब्जेक्ट है टू सैंक्शन एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। नाउ sir, I have been performing my duty as a machine supervisor in your company for the last 10 years. I am highly satisfied for having spent important years of my career in your company.
I want to take voluntary retirement due to my family and personal reasons as per the condition of service. It is necessary to inform 3 months prior to voluntary retirement. I request you to relieve me from my 3 months from the date of this letter. I request you to issue an order to pay me the accumulated provident fund, gratuity and other benefits due towards me. तो एक जो मैंने आपको VRS का एग्जांपल दिया तो रिटायरमेंट टाइम का था, उससे पहले भी आप वॉलंटरीली रेजिग्नेशन दे सकते हो, ठीक है। ये वो VRS नहीं, ये वॉलंटरी रेजिग्नेशन की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिटायरमेंट की बात बार बार ये लोग कर रहे हैं। देखो, रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट अलग अलग होता है। जो मैं VRS बोल रहा था वो वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस ये स्कीम। और ये रेजिग्नेशन तो कभी भी हो सकता है, जैसे मैंने भी बहुत जगह काम किया है, 4-5 साल में छोड़ दिया, तो वो तो रेजिग्नेशन हुआ, वो रिटायर। देखो, रिटायर मतलब वैसे क्या होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन रिटायरमेंट हमने किस चीज़ के साथ कनेक्ट किया है, वही सालों साल तक, बहुत सालों तक काम किया, उससे रिटायर हुआ तो वही छोड़ दिया। लेकिन हर इंसान के लिए एक टाइम पीरियड बनाया गया है, ठीक है। बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, कब तक काम कर सकेगा उसके हिसाब से ही 60 सालों तक एक पीरियड डिसाइड किया है ना, ठीक है। पहले 58 था, अभी 60 हो गया है रिटायरमेंट का, क्योंकि सामने हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है, हमारी लॉन्गिविटी, ये सब बढ़ गया है। उसको देखते हुए ही हमने रिटायरमेंट का एज आगे कर दिया होगा ना, कि लोग अभी तंदुरुस्त ज़्यादा हैं, हेल्दी ज़्यादा है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि वो अपने मैनेजर को लेटर लिखता है और वो बोलते हैं कि भाई पिछले 10 सालों से मैं आपके यहाँ पे एज अ मशीन सुपरवाइज़र काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आपके साथ, और क्योंकि कुछ फैमिली और पर्सनल रीजंस के कारण मैं एक्चुअली रिज़ाइन कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे रिटायरमेंट वर्ड तब आ सकता है अगर वो अपने पीछे वाले सालों में हो, 50 साल पे लगा हो काम पे और 60वें साल पे पहुँच गया हो, तो 10 साल में हम रिटायरमेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 30 साल का था या वो 25 साल का था और 35 साल में बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो 35 साल में कोई भी कंपनी में रिटायरमेंट तो होता नहीं है। मिलिट्री में होता है, 35 to 36 में रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। मिलिट्री में जवान लोग जाते, जवान क्यों बोलते हैं जनरली, ठीक है, जवान जाते हैं, ठीक है, और उनका एज यही होता है 35 to 36 में तो रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने खाली 10 साल काम किया, 10 साल काम किया, तो कौन से 10 साल काम किया उस पर डिपेंड है कि हम रिटायरमेंट बोलेंगे कि रेजिग्नेशन बोलेंगे। तो हम इसको हाल फिलहाल रेजिग्नेशन मान के चलते हैं कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। और कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी कंपनी में जब आप काम करते हो ना, तो 3 महीने का पीरियड चलता है। वो 3 महीने का पीरियड इसलिए ही चलता है कि भाई 3 महीने पहले बोल दो, और क्योंकि आपके ऊपर पूरा काम डिपेंडेंट है, तो तेरे जैसा बंदा भी तो हमको ढूंढना पड़ेगा ना काम संभालने के लिए, इसलिए 3 महीने का टाइम पीरियड। तो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 3 महीने पहले एक लेटर दे दिया, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू रिलीव मी फ्रॉम माई 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर। और यहाँ पे बोला गया है कि आप एक ऑर्डर भी एक इश्यू कर दें। आई रिक्वेस्ट यू टू इशू एन ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर इश्यू कर दें कि मुझे जो भी मेरा प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुइटी होता है, ठीक है, ये सब अलाउंसेस होते हैं। भाई आपने इतने साल काम किया, ग्रेचुइटी मेरे ख्याल से कम 5 या 8 साल तक, हाँ, ग्रेचुइटी तब मिलता है कि कम से कम आप 5 साल तक कहीं पे एक जगह काम करो, उसके बाद ग्रेचुइटी मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता। और सब जगह अलग अलग है, सरकारी कुछ है, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रेचुइटी मिलती ही है। प्राइवेट है, जैसे आजकल पेंशन्स भी अभी जो जॉब पे लग रहे हैं उनको कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इवन सरकारी नौकरियों में भी लगभग पेंशन सिस्टम जो है वो निकाल दिया है अभी। पहले के लोग जो लगे हुए हैं, जिनके डॉक्यूमेंट में एग्रीमेंट में था कि आपको इस एज पे रिटायरमेंट होगा और आपको पेंशन मिलेगा, उनको मिलेगा। अभी यंगस्टर्स जो अभी जा रहे हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। इसके बाद सर्कुलर रिगार्डिंग सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स। अभी एक आप ये मास को जनरली आप इन्फॉर्म करना चाहते होगे, बहुत सारे लोगों को सर्कुलर भेज रहे। एक्टिव कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो भी फ़ोन और मेल आप लिख सकते हो, ठीक है। किसी में यहाँ पे मेल लिखा है, किसी में नहीं लिखा है, तो आप दोनों ही एक आदत डाल दो, एक फ़ोन नंबर और मेल लिखना ही है।
ठीक है। हेड ऑफिस 2012-205 रंजीत चैम्बर्स, स्टेशन रोड, जामनगर, 5 अगस्त। टू एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल ब्रांचेस, जितने भी ब्रांचेज हैं सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को ये सर्कुलर दिया गया है। सर्कुलर रिगार्डिंग सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से बात करने का तरीका होता है। अब ये क्या है, ये एक बैंक है, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं। अब क्या होता है, काफ़ी बार अगर मैं कुछ स्पीच देना चाहता हूँ या भाषण देना चाहता हूँ और मेरे यहाँ पे छोटे बड़े बुज़ुर्ग सब बैठे हैं और अब मैं बोल रहा हूँ और मैं छोटा हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि भाई जनरली कि भाइयों और बहनों या लेडीज़ एंड जेंटलमैन ऐसे करके बोल रहा हूँ करके, लेकिन फिर भी मुझे कभी जो बहुत बुज़ुर्ग बैठे हैं तो मुझे कुछ बोलने में ऐसे कुछ विचित्र लग रहा है या क्या, तो जनरली क्या होता है कि हम फ्रेंड्स वर्ड का जो उपयोग है वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वो एक फॉर्मल वर्ड भी नहीं हुआ, वो इनफॉर्मल वर्ड भी नहीं हुआ, वो चल जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स करके यहाँ पे संबोधित किया गया है, एड्रेस किया गया है। According to the recommendation made by the Ministry of Human Resource Development, from the current year, every government and non-government institution shall have to celebrate 15th August Independence Day and 26th Jan Republic Day as national festivals with a view to strengthening patriotic feelings। तो बोला गया है हर एक गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, इस साल से लेके सबको 15 अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी मतलब रिपब्लिक डे, हर एक इंस्टीट्यूशन को फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, मतलब उस दिन छुट्टी रखनी है एक तरह से, विथ अ व्यू टू स्ट्रेंथनिंग पेट्रियोटिक फीलिंग्स। इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल एम्प्लॉयज़ टू रिमेन प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी। देन सर्क्यूलर रिकमेंडिंग टू बिगिन कैंपेन टू सेव वाटर और इलेक्ट्रिसिटी और नेशनल वेल्थ। तो आप एक कैंपेन कर रहे हो, ठीक है, और उस कैंपेन में मतलब कैंप इसलिए लगा रहा है कि लोगों को आप अवेयर कर रहे हो कि पानी का वेस्टेज नहीं करो या सेव करो और इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करो, ये हमारी नेशनल वेल्थ है। सी गुजरात हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, ठीक है, सेक्टर 12 गांधीनगर, ये जो कैंपेन लगा रहा है ये कौन लगा रहा है, गुजरात हायर सेकेंडरी। और इसकी जगह तुम जैसे लिख सकते हो रोटरी क्लब, लायंस क्लब, ठीक है, कोई एनजीओ का नाम लिख सकते हो, क्योंकि ये सब इनका काम यही है, ये सब लोगों को अवेयर करना। डेट आ गया टू प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स ऑफ ऑल द स्कूल। अब गुजरात बोर्ड जो है वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स और टीचर्स को एड्रेस कर रहे हैं। सर्क्यूलर रिगार्डिंग सेविंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। सी टू फेस द प्रोबेबल स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन गुजरात, गुजरात गवर्नमेंट हैज सेंट सर्क्यूलर नंबर भी आता है, to all the government, non-governmental and semi-governmental organizations to take following step to save water and electricity. Avoid the use of air conditioners except where they are highly needed. Switch off electricity from 8 p.m. to 6 a.m. Switch off lights and fans in all classrooms as soon as classes are over. Avoid wastage of water. Check all tapes and get them repaired if required. Get cooperation from students in the campaign from preventing the wastage of national assets. Cooperation of all employee groups is recommended. The implementation of circular will be effective from the date of its। जिस दिन आपको मिला, रिसिप्ट का मतलब होता है हमने भेजा हो तो इशू हुआ, जिस दिन आपको मिला, जिस दिन आपको रिसीव हुआ उसी दिन से आपको ये इम्प्लीमेंट कर देना है। और ये सरकारी खाते हैं, ये जो भी ऊपर से आएगा ना, ये स्पीड पोस्ट की आएगा, कुरियर वुरियर से नहीं आता है और रजिस्टर्ड पोस्ट से आता है। मतलब आपको जिस दिन रिसिप्ट हुआ ना उसकी जानकारी ऊपर तक जाएगी। आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि मेरे को इस दिन रिसीव नहीं हुआ था, आपका उधर साइन और डेट आएगा कि आपको रिसीव हुआ करके, तो उनको ऊपर तक इन्फॉर्मेशन जाएगी करके कि इस दिन पे भाई बंदे को रिसीव हो चुका है। क्योंकि कल कोई हम एक्सक्यूज़ देंगे ना, भाई हमको मिला ही नहीं, हम घर पे थे ही नहीं, ठीक है, तो हम एक्सक्यूज़ देंगे भाई इसलिए हमने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट नहीं किया था। ये आपको तो मिल गया था, रिसीव आपने किया था, इस डेट पे किया था, फिर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, समझ में आया? ओके।